हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स जोन में। और आज हम आपको बताएंगे सिंधु घाटी से जुड़ी आर्थिक स्थिति के बारे में और उसके वाणिज्य व्यापार और उसका पतन का क्या कारण था उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आर्थिक स्थिति और कृषि एवं पशुपालन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि तथा व्यापार हड़प्पा सभ्यता स्थलों की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। कृषि को ये लोग अत्यधिक महत्व देते थे। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल माह में गेहूं और जौ की फसल काट देते थे। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे और सिंधु सभ्यता में गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज का उत्पादन अधिक होता था। हड़प्पा सभ्यता में कोई फावड़ा या फल नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा अवस्था में जो कुंड यानी कि हल रेखा जो देखा गया है, उसके अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल जोते जाते थे। हड़प्पाई लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे और इस हल को आदमी खींचते थे या बैल। इसलिए अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये आदमी खींचते थे या बैल खींचते थे। फिर दूसरा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के साथ कालीबंगा में भी अनाज बड़े बड़े अन्नगार में संरक्षित किया जाता था। सबसे पहले कपास को उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। यही कारण है कि यूनान के लोग इसे सिंडन से संबोधित करते हैं। हड़प्पाई लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ तथा सूअर पालते थे। उन्हें कुबर वाला सांड विशेष प्रिय था। हड़प्पाई सभ्यता में कुत्ते तथा बिल्ली दोनों की पहचान पालतू जानवर के रूप में की गई है। अगला है, हड़प्पावासी गधे और ऊंट भी रखते थे और वे संभवतः इन पर बोझ डालते थे। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो के एक ऊपरी सतह से लोयल में मिली एक मूर्तिका यानी कि टेराकोटा में मिला है। गुजरात में सुरकोटडा से घोड़े की हड्डियां की अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 2000 ईसा पूर्व के आसपास की हैं। हड़प्पाई लोग हाथी तथा गेंडे जैसे वन्य पशुओं से भी परिचित थे और उन्हें पालते थे। अब हम आगे जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का वाणिज्य तथा व्यापार कैसा था। तो हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के अंतर्गत पत्थर, धातु तथा हड्डी का व्यापार करते थे। हड़प्पावासी धातु के सिक्के का प्रयोग व्यापार के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि वस्तु का आदान प्रदान का प्रयोग करते थे। मतलब कि अगर कुछ भी उन्हें लेना हो तो वो दूसरे वस्तु के बदले में उसको देकर ले लेते थे। दूसरा है हमारा, हड़प्पावासी अपने वस्तुओं तथा अनाजों को नाव तथा बैलगाड़ी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। हड़प्पावासी अरब सागर के तट पर स्थित बंदरगाह सुतकोंडर तथा लोयल से बाह्य व्यापार करते थे यानी बाहरी व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पहिए से भी परिचित थे। वे ठोस पहिए वाली बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। अगला है, हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान से भी था। इनके अतिरिक्त बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई से भी प्राप्त हुए हैं। 2350 ईसा पूर्व के आसपास और उनके पश्चात मेसोपोटामिया अभिलेखों मेहुला शब्द का उल्लेख है जो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया अभिलेखों में 2 मध्यवर्तीय व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है। दिलमुन और मकरान, ये दोनों ही मेसोपोटामिया और मेलुहा के मध्य स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता वस्तुओं का जो आयात करती थी वो किन किन देशों से करती थी वो आपको बताएंगे। तो तांबा ये लोग खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से मंगाते थे। टीन अफगानिस्तान और ईरान से, और सेलखड़ी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और बलूचिस्तान से। लाजवर्त जो होता है वो अफगानिस्तान और सुर्तघई से और मेसोपोटामिया से मंगाते थे। और सोना दक्षिणी भारत, अफगानिस्तान और फारस से। और सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से मंगाते थे। तो आगे हम चलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक संरचना किस प्रकार थी। तो स्थलों से प्राप्त दुर्गीकृत भाग तथा वृहद निर्माण इस ओर संकेत करते हैं कि यहाँ कोई संप्रभु सत्ता अवश्य रही होगी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को इस क्षेत्र की 2 राजधानियों के रूप में देखा जाता है। यहाँ के निर्माण राजस्व संग्रह की प्रणाली तथा स्थायी सरकार की ओर भी संकेत करते हैं। अब हम आगे जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पाई लिपि कैसी थी। मतलब वो लोग कैसी उन लोगों का जो प्राप्त हुआ है अभिलेख वो किस टाइप का होता था, क्या उन लोगों की लिपि रहती थी, ये जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को सबसे पहले 1875 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रकाशित किया। वर्ष 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये लोग का जो लिपि है वो चित्रात्मक है, इसलिए इसको पढ़ने में तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज तक इसे पढ़ा भी नहीं गया है। और दूसरा है, पत्थर की मोहरें और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने मिले हैं। इन मोहरों का प्रयोग धनाढ्य लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए किया करते थे।
अगला है हड़प्पाई लिपि वर्णनात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलेखात्मक थी, और एम.आर. सानी जो कि बोलते हैं कि ये एक पिक्टोग्राफ की तरह है। यहाँ पे लिखने में थोड़ी गलती हो गई है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है, सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं, मतलब उनकी जो लाइनें हैं उनमें 26 चिन्ह हैं। हड़प्पाई लिपि में 250 से 400 तक चित्राक्षर हैं और चित्र के रूप में लिखा गया है। प्रत्येक अक्षर किसी ध्यान, भाव या वस्तु का सूचक है। हड़प्पा सभ्यता के लेखन में बाउस्ट्रोफेडॉन प्रणाली को अपनाया गया है। अब हम जानेंगे लास्ट सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का बहुत सारा कारण अलग अलग विद्वानों ने बताया है, लेकिन इसका एक ठोस अब तक नहीं निकला है। तो अनुमानतः जो जो निकला है वो हम आपको बताएंगे। तो माना जा रहा है कि कच्चे माल का आयात कम हो गया होगा और मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लगे हैं। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी और जंगलों का विनाश हो गया था, और कुछ विद्वानों का कहना है कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों में चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए तथा कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित स्थलों को त्याग कर दिया था, तो ये भी एक कारण हो सकता है। मार्टिन विलियर ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बाह्य आक्रमणों यानी कि आर्यों के आक्रमण का उत्तरदायी माना है। हड़प्पा सभ्यता लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही और 1500 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा संस्कृति का पतन हो चुका था, लेकिन यह धीरे धीरे 900 ईसा पूर्व तक इसका जो असर है वो दिखाई दिया है। कुछ विद्वानों के अनुसार किसी अज्ञात महामारी या रोग से बड़ी संख्या में लोगों को क्षति पहुंचाई, जिसके परिणाम स्वरूप इस सभ्यता का पतन हो गया। जलवायु परिवर्तन का भी एक कारण हो सकता है। यहाँ की जलवायु शुष्क तथा भूमि रेगिस्तान में बदलने लगी, जिससे हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे नगर लुप्त हो गए। तो ये तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का खत्म हो गया, लेकिन हम आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, हम आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें क्या योगदान मिला है। वो लोग हमें ऐसा क्या दिया है जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं, और वो एक महानतम उन लोग की खोज बोली जा सकती है। नगर नियोजन तथा निकास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की वैज्ञानिक देन है, जिसे अब भी नगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। नालियों के साथ मेन होल का निर्माण आधुनिक सीवेज प्रणाली का भाग है। हड़प्पा सभ्यता स्थलों में प्रचलित धार्मिक तथा आध्यात्मिक प्रतीकों के वर्तमान समय में प्रयोग में लिया जाता है। हड़प्पाई लोग लिंग पूजा, पशु को पवित्र मानते थे तथा मातृ देवी की आराधना करते थे, जो आज भी हम लोग करते हैं। ये लोग स्वास्तिक भी बनाते थे, जिसका आज भी हम लोग पूजा करते हैं। वृक्ष की पूजा करते थे, वट वृक्ष की, जो आज भी हम करते हैं। तो ये लोग का काफ़ी योगदान रहा है। आगे हम जानेंगे हड़प्पाई पुरातत्व से संबंधित प्रमुख वर्ष। इसे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, और हड़प्पा से संबंधित जितने भी वर्ष में जो भी खोजें हुई हैं वो आपको आसानी होगी याद करने में। तो आप ये भी एक नज़र डाल लीजिए। तो 1875 में हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम की रिपोर्ट आई थी। 1921 में दयाराम सानी द्वारा हड़प्पा का उत्खनन शुरू किया गया था। 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन प्रारंभ हुआ था। 1946 में RM विलियर द्वारा हड़प्पा में फिर उत्खनन हुआ। 1953 में RS राव द्वारा लोथल में खुदाई आरंभ हुआ। फिर 1960 में BV लाल तथा VK यासर के नेतृत्व में कालीबंगा में उत्खनन का आरंभ हुआ। 1974 में MR मुगल द्वारा बहवालपुर में अन्वेषणों का आरंभ हुआ। फिर 1980 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण का आरंभ हुआ। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ हुआ, और 1999 में RS बिष्ट द्वारा धौलवीरा में उत्खनन का आरंभ हुआ। तो ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सारे नोट्स, और इसके पिछले भी 2 पार्ट्स मैंने बनाए हैं, वहाँ पे भी आप अपना रिकवर कर सकते हैं।